हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, डीएसएसबी के द्वारा डेली जो अपडेट्स दी जाती है उसको हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आज जो अपडेट दी गई है यानी कि 12/2/2026 को डीएसएसबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहले ना वीडियो को ध्यान से सुन लें, पहले किस बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो केवल अपडेट को लेकर के नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा और वो किससे जुड़ी हुई हैं। वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन सभी बच्चों के लिए है या उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं जो 2026 में डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी का हो या फिर कोई नॉन टीचिंग की पोस्ट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की थी और क्या क्या आपको चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, उन सभी के ऊपर बात करूंगा। ये एक नोटिफिकेशन आज के दिन 12/2/2026 के दिन लाया गया है, डीएसएसबी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उन बच्चों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2026 में एग्ज़ाम देना है। ठीक है, डीएसएसबी का। तो उन सभी के ऊपर बात करेंगे। हर एक पॉइंट को मैंने बाकायदा हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, इतना लॉन्ग नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही चीज़ों को समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। ये सामने आप जो नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं ये 12/2/2026 को दिया गया है। किस बारे में है? ये जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स WRT यानी कि रिटन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स टू बी शेड्यूल्ड इन द ईयर ऑफ 2026। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो 2026 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होंगे अलग अलग वेरियस पोस्ट कोड के अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनके लिए कुछ ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये थोड़ा इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बताता हूँ ये क्या क्या, हर एक पॉइंट को बताऊँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहुँचना ज़रूरी है। मतलब एडमिट कार्ड में जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है उसके बाद अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। होगा क्या, आपके एडमिट कार्ड जब जारी होगा एग्ज़ाम से लगभग 5-6 दिन के अराउंड, तो उसमें ना आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ होगा वो जो लगभग आधे से 1 घंटे पहले होता है आपके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। ठीक है, तो आपको उसी समय के पहले ही आपको जाना है। ठीक है, मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो आदर्श परीक्षा केंद्र था, तो मैं यहाँ पर मेरा लास्ट वाली शिफ्ट में था यानी कि 3rd शिफ्ट में था, लेकिन मैं पहले ही पहुंच गया था 2nd शिफ्ट के दौरान ही। ठीक है, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, समय से पहले पहुंच जाना है। ठीक है, एक उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है और ओरिजिनल आईडी प्रूफ ज़रूरी है। देखिए, आपको 2 चीज़ें ज़रूरी होंगी। जो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें केवल 2 चीज़ें मांगी गई थी, एक तो हमारा एडमिट कार्ड और सेकंड था हमारा कोई भी आईडी प्रूफ हो। ठीक है, जिसमें मेरा आधार कार्ड चल गया था। ठीक, ये केवल 2 ही डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, अगर आप चाहें तो कुछ और भी एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है और हो सके तो एक आध आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भी ले जा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी दिक्कत है ना तो आप अपनी 10th की मार्कशीट ले जाना। 10th की मार्कशीट ले जाओगे तो उसमें ना आपके जो डेटा रहता है वो पूरा फिल होता है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरते समय, तो उससे आपका कोई भी प्रूफ रहता है तो वो उससे मतलब पता चल जाता है। ठीक है ना, तो 10th की मार्कशीट के बेस पर, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी लिखी होती है तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो फ़ोटो अटेंडेंस सीट भरनी होगी। इसमें आपको फ़ोटो अटेंडेंस सीट भरनी होगी समय से, मतलब एग्ज़ामिनेशन के दौरान ही या एग्ज़ामिनेशन से पहले ही जो इन्विजिलेटर लेकर के आता है उस पर आपके साइन करने होंगे और अंगूठा वगैरह लगाएगा। ठीक है, वो इन्विजिलेटर जो होता है वहाँ पर। उसके बाद हाँ, क्या आपको पेन ले जाना है अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाना अपना पेन, आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो डिपार्टमेंट होगा वही आपको प्रोवाइड कराएगा वहाँ का। ठीक है, जो एग्ज़ाम की डेट वगैरह होगी वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखी हुई होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का आपको पता ही है। नेगेटिव मार्किंग डीएसएसबी के एग्ज़ाम में 1/4 की होती है, यानी कि 0.25 नंबर्स आपके कट जाएंगे हर एक गलत प्रश्न पर। ठीक है, ई एडमिट कार्ड जो है वो आपको डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? DSSB
gov.in पर, ठीक है। उसके बाद अगर योग्यता पूरी नहीं होगी तो कैंडिडेट इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर जब आपका जो वेरिफिकेशन होता है, अगर उसके दौरान आपके डॉक्यूमेंट में, आपके थंब इम्प्रेशन में या किसी भी चीज़ में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पर आपको इनवैलिड माना जाएगा और आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम पूरा होने से पहले आप सेंटर छोड़कर नहीं जा सकते हैं, ये शर्त होती है, ठीक है। एग्ज़ाम का जब तक पूरा समय नहीं हो जाता है 2 घंटे का, तब तक आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रिजल्ट और जो चयन पूरी तरह से अस्थायी है, प्रोविजनल है आपका। देखिए होता क्या है, डीएसएस में पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपका आंसर की जारी की जाती है, ड्राफ्ट आंसर की के बाद फाइनल आंसर की, और फाइनल आंसर की के बाद आता है आपका ई डोजियर का रिजल्ट, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। अब ई डोजियर के रिजल्ट के बाद आपकी आती है फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट के बाद भी आपको डॉक्यूमेंट, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका वेरिफिकेशन तब भी होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आपने एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और बात ख़त्म, नहीं। इसकी थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है डीएसएसबी में, लगभग 1 साल का आपका समय ले ही जाता है एक एग्ज़ाम की, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। वहीं पर बात करें हम अगला पॉइंट, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान आप कुछ भी नहीं लेकर के जा सकते हैं, एंट्री से पहले आपकी ये इन सभी चीज़ों की जांच होती है, ठीक है। एग्ज़ाम में लेकर के क्या क्या जाना है मैं आपको बता दूं। एग्ज़ाम सेंटर्स में किसी भी हालत में ये चीज़ें नहीं ले जानी है, मतलब जो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे कोई भी किताब, नोट से कागज़, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाना है, पेंसिल बॉक्स या प्लास्टिक का कोई भी पाउच नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं है, और उसके बाद स्केल की बात करें, स्केल भी नहीं ले जा सकते आप, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉन्ग टेबल या स्कैनर पेन कुछ भी नहीं ले जा सकते। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, पेन की बात करें तो पेन बोर्ड ही देगा आपको अपना पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन वगैरह और माइक्रोफोन, स्मार्ट बैंड, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आप नहीं ले जा सकते हैं। इन चीज़ों का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अन्य सामान जैसे वॉलेट है, बेल्ट है, हैंड बैग है, गॉगल्स वगैरह, ये भी आप चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वेलरी में अंगूठी, बालियाँ, नोज़ पिन, चेन या नेकलेस, पेंडेंट और बैज या ब्रॉच, इनमें से कोई भी आपकी चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। हाँ, होता क्या है, अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ तो फ़ीमेल्स में क्या होता है, वो पहले ही, मतलब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो आपका मेन जो रूम होता है ना, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होता है, जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर जाने से पहले ही आपके जो नोज़ पिन वगैरह होती है या जो कानों की जो बालियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, या नेकलेस वगैरह होता है, वो फीमेल्स का उतार लिया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये चीज़ें अलाउड नहीं है, सही। घड़ी की बात करें, जैसे हाथ की घड़ी है, स्मार्ट वॉच वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह आप नहीं ले जा सकते, कोई भी मेटल की चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खाने पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें तो ना ही पानी की बोतल और कोई भी पैक्ड या खुला हुआ सामान आपको वहाँ पर अलाउड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सेंटर पर सामान रखने की कोई सुविधा नहीं होगी। हाँ, होता क्या है, जैसे सेंटर पर आप गए और सेंटर में एक जगह होता है, मुझे नहीं पता औरों में नहीं थी, लेकिन मैं जिस सेंटर में गया था आदर्श परीक्षा केंद्र में, तो वहाँ पर क्या था, कुछ जगह थी उसी डिपार्टमेंट में, मतलब जहाँ उसी ऑफिस में जहाँ पर हमारा एग्ज़ाम था, तो उसमें जगह तो थी, लेकिन आप अपने रिस्क पर ही वहाँ पर सामान रख सकते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप अपने रिस्क पर रख सकते हैं, या फिर बाहर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जहाँ पर आप अपना कुछ पैसे दे करके अपना बैग या कोई भी जो भी आपका सामान है, फ़ोन वगैरह, आप उन्हें जमा कर सकते हैं और वो आपको एक स्लिप देंगे, उसके बाद वो आपको आपका सामान रखने देंगे, ठीक है, कुछ पैसे ले लेते हैं वो। अगर किसी के पास ये चीज़ मिली तो अनफेयर माना जाएगा, यानी कि आपके नकल माना जाएगा और आपके साथ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ठीक है ना। ड्रेस कोड की बात करें, हाँ, ड्रेस कोड सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, ड्रेस कोड में, हाँ एक सेकंड, मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूँ। एक तो हल्के कपड़े पहनने हैं आपको, कोई भारी भरकम शर्ट वगैरह या पैंट वगैरह नहीं पहननी है। हाफ स्लीव्स होना चाहिए, हाफ स्लीव्स भी नहीं है तो अगर आपकी फुल स्लीव्स है, अगर आप फुल स्लीव्स में चले जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो होता क्या है, जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के जो इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं या फिर वहाँ पर जो जांचकर्ता होते हैं, वो आपकी बाजुओं पर, अगर आपकी फुल स्लीव्स हैं तो उन पर क्या कर देते हैं, वो टेप मार देते हैं, कुछ ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो वो थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा
मतलब आप हाफ स्लीव में ही जाएं, क्योंकि उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे वो टेप लगी होगी तो थोड़ा इरिटेशन महसूस होगा और उसके बाद मतलब थोड़ा परेशानी महसूस होगी, ठीक है ना। तो बड़े बटन, बेज, ब्रॉच नहीं होने चाहिए। सलवार या ट्राउज़र आप पहन सकते हैं। चप्पल या लो हील सैंडल पहने। जूतों की भी एंट्री नहीं है। आपके जूते अगर होंगे, अगर आप जूते पहन करके जाते हैं तो आपके सेंटर हॉल में जाने से पहले आपके जो जूते होंगे वो उतार लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हाँ, एक सेकेंड, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी नोटिफिकेशन में दी गई है कि जिन लोगों ने कड़ा या कृपाण वगैरह पहनी हुई है, कृपाण मतलब वो होती है जो शायद जो पंजाबी लोग होते हैं हमारे, उनके द्वारा धारण की जाती है। तो ये अगर उन्हें, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट, उनके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी, मतलब नोटिफिकेशन नहीं, एक पॉइंट अलग से दिया हुआ है। जिन्हें धार्मिक कारण से कड़ा या कृपाण पहनना होता है उन्हें रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना होगा, ठीक है। अगर आप पंजाबी हैं या अगर आपके पास अगर आप कड़ा वगैरह पहनते हैं, कृपाण वगैरह धारण करते हैं, तो आपको क्या करना है, तय समय से 1 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी जांच होगी तो जांच के बाद ही आपको अनुमति दी जाएगी, सही है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये लगभग 19 पॉइंट थे इसी नोटिफिकेशन में जो आपको ध्यान रखने थे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं DSSP से जुड़ी हुई, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या है कि आप ना एक तो समय से पहले जा कर के आपका जो जनरल पेपर होता है ना फर्स्ट, उसमें रीजनिंग सबसे पहले आती है, तो वहाँ पर जा कर के थोड़ा समय से पहले पहुँच जाना, 1 या 2 घंटे पहले, और वहाँ पर जा कर के रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना, सॉल्व करने लग जाना, ठीक है ना। उससे क्या है, आपका फ्लो बन जाएगा, और फ्लो बनने के बाद मतलब आपको जब हैबिट सी पड़ जाएगी ना हाथ में, तो उससे आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये हर एक जो पॉइंट है मैंने हिंदी में आपको समझाए हैं, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हर एक चीज़ वही है जो मैंने हिंदी में लिखी है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, DSSP से जुड़ी हुई। वैसे मेनली हम टारगेट करते हैं DSSP TCT सोशल साइंस को लेकर के। तो चलिए, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।